ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। अब हम पढ़ना चालू करते हैं आगे। पिछली क्लास में एंड में एक क्वेश्चन दिया था यार, उसका आंसर है क्या किसी का? यार चंद्रभान और मानस वगैरह नहीं है, कोई आइडिया है किसी को? चलो ठीक है, कोई नहीं। पिछली क्लास में एंड में मैंने क्वेश्चन दिया था, वो हो गया क्या? उसका आंसर है किसी का? CS2 और 3Cl2 वाला क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, देखो। अच्छा, चंद्रभान वॉज एक्टिव 5 मिनट्स अगो। चलो ठीक है, आ जाएगा फिर बाद में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। एक सेकंड, कोई आ रहा है अभी। तो क्वेश्चन ये था, CS2 and Cl2 chlorine react in weight ratio 1:2, है ना? तो फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, राइट? ये क्वेश्चन था, और इसके लिए अपन ने रिएक्शन भी दी हुई थी इसमें, है ना? रिएक्शन क्या थी? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट करके CCl4 और S2Cl2 बनाता है। तो चंद्रभान, ये क्वेश्चन हुआ क्या? तुमने किया होमवर्क में ये जो दिया था एंड में? सर ये हो नहीं रहा था। अच्छा, नहीं हो रहा था। किसी से हुआ ये? इसमें बता सकते हो क्या कोई की समस्या क्या आ रही थी? चंद्रभान, तुम बता सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? सर इसमें मतलब ऐसा हो रहा था कि सर वो हम्म। इसको जब अपन बैलेंस करेंगे हाँ बिल्कुल, बैलेंस कर लेंगे। तो सर यहाँ 3 लगा देंगे। हाँ सर हो जाता है, मैंने थोड़ी बहुत बैलेंसिंग में दिक्कत कर दी बस। अच्छा, बैलेंसिंग गलत किया है। चलो ठीक है, क्वेश्चन मतलब एकदम एकदम सिंपल तो नहीं था, लेकिन हाँ मतलब टफ भी नहीं था, कोई ध्यान से करेगा तो हो जाएगा, है ना? मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो, CS2 एंड Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? तो रिएक्शन अपन ने करा दिया। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन जब अपनी तरफ से एक्सेस रिएजेंट पूछ रहा है, इसका मतलब ये तय है कि इसमें कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तभी दूसरा रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट होगा, है ना? ये बात तो पक्का है। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होगी। इतना तो अपन को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो, वो इसको स्टेप वाइज करते हैं। पहले सबसे पहले रिएक्शन अगर हमको दी नहीं होती तो रिएक्शन लिखते, रिएक्शन दी हुई है तो अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, सीधे इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करो, एक कार्बन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। दो सल्फर, सल्फर बैलेंस्ड है। दो क्लोरीन, चार क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, इसको कर दो टू। नहीं, छह क्लोरीन हो गए ना। चार क्लोरीन और दो क्लोरीन, छह क्लोरीन हो गए। तो इसको दो भी नहीं, इसको तीन करना पड़ेगा, है ना? तीन दूनी छह। अब ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है? तो जैसे ये रिएक्शन बैलेंस हुई, अब तो इसमें क्या बचा? CS2 एंड इसमें हमको फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, है ना? तो ER का फ्रैक्शन हमको बताना है कितना है। तो पहले तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ER है कौन, ठीक है? अब देखो,
हमको एक्सेस रिएजेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा इसमें कौन है। अब उसके लिए देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, हमको दिया हुआ है कि दोनों वेट रेशियो कितने में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:2 में। ठीक है, तो 1:2 का मतलब क्या है कि अगर CS2 ग्राम रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम, है ना। 1:2 रेशियो का ये मतलब है ना कि अगर ये ग्राम कंज्यूम हो रहा है तो ये 2 ग्राम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, यस अब हमको इसके मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट है वो मोल्स पे ही पता चलता है ना, वेट से अपन लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट नहीं बता सकते, तो हमको मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स निकालो, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो CS2 का मोलर मास कितना होगा, CS2 का मोलर मास होता है 12 और सल्फर का होता है 32, तो 2 सल्फर का 64, तो ये 64 + 12 76 ग्राम, है ना। तो W/76 ये CS2 के मोल्स हो गए, है ना। क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे, 2W, क्लोरीन का मास डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मोलर मास। एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का 71, तो ये हो गए किसके मोल्स हो गए, ये क्लोरीन के मोल्स। ठीक है, अब देखो, अब हमको चेक करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट, है ना। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट हम किसी रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने स्टेप्स लिखे थे नोट्स में। आप सारे रिएक्टेंट्स के फ्रैक्शन निकाल लो, है ना। सारे रिएक्टेंट के फ्रैक्शन निकाल लो। फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया था हमने, उस रिएक्टेंट के मोल्स ऊपर न्यूमरेटर में और इस उस रिएक्टेंट का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन अब फ्रैक्शन निकाल लेंगे, है ना। तो अपना फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड मतलब W/76 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया कार्बन डाइसल्फाइड का। अगला फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्लोरीन के मोल्स न्यूमरेटर में 2W/71 और डिनोमिनेटर में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्लोरीन का कितना है, 3, तो ये 3 यहाँ पे कॉपी हो गया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो ये अपना कितना जाएगा, 2/71 × 3 और ये आ जाएगा यहाँ पे W। अब लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसमें जिस रिएक्टेंट में फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है या लीस्ट होती है ना। ये लाइन भी हमने नोट्स में लिखी है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, W/76 और 2, ये क्या बोलते हैं इसको, 2W/71 × 3, इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू को कंपेयर करो। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख दो, है ना। 2 1.5 टाइम्स 3 के बराबर होता है ना। तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ 1.5 आएगा। अब 71 × 1.5 कितना होगा, तो 35.5, 71 और इसमें 30 और ऐड कर दिया 106.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 106.5। ठीक है, तो अब देख लो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर इसका बड़ा है 106.5, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो छोटा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शन किसका छोटा है, क्लोरीन का। तो बिकॉज बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इज लेस देन फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। देयरफॉर लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट LR, और एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया, एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज एक्सेस रिएजेंट ER। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का भी एक पार्ट खत्म हुआ है ना। अब इतने पार्ट से तो बस हमने ये निकाला है कि एक्सेस रिएजेंट कौन है। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं अब आगे सेकंड पार्ट पे चलता हूँ।
ठीक है, तो मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, तो हमको ये तो पता चल गया कि CS2 क्या है। CS2 है हमारे लिए एक्सेस रिएजेंट, है ना। CS2 हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। तो अब ये जो वैल्यूज है ये हम दोबारा अगले पेज पे लिख लेते हैं, W/76 और 2W/71। तो जो हमारे मोल्स आए थे, जो हमारी रिएक्शन थी CS2 + 3Cl2, है ना, इस रिएक्शन में जो मोल्स आए थे W/76 इसके और 2W/71 इसके, है ना। और ये आ गया था हमारा कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेस रिएजेंट। तो अब कार्बन डाइसल्फाइड कितना बचा होगा, अब उसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो पूरा खत्म होने का मतलब क्या है, जितना टू डब्ल्यू बाई 71 था माइनस पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना, 2W/71। ये हम बात कर रहे हैं फाइनल टाइम पे मोल्स TF। तो जब इसमें से 2W/71 माइनस होगा, अब ध्यान से देखो, जब ये अगेन स्टोइशियोमेट्री पे ध्यान दो, रेशियो पे ध्यान दो, जब ये 3 कंज्यूम होता है तो ये 1 कंज्यूम होता है ना। फिर से वही टेबल बन जाएगी अपनी, CS2 Cl2। जब क्लोरीन 3 खत्म होता है तो ये 1 खत्म होता है, तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये 1/3 खत्म होगा। तो जब ये 2W/17 खत्म होगा, है ना, 2W/71 जब ये खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, 1/3 इंटू 2W/71। ठीक है। तो जब ये 2W/71 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा यहाँ से, 1/3 इंटू 2W/71। ठीक है, इतना ये कंज्यूम हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। और दिया कितना था पहले हमें, W/76। ठीक है, तो इसको अपन पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये CS2 कार्बन डाइसल्फाइड का अमाउंट है, ये क्लोरीन का। तो क्लोरीन तो फाइनली 0 हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो इतना बच जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पूछा है फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट बिहाइंड, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ ER का क्या मतलब होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट बिहाइंड, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, कि मोल्स ऑफ ER कितना बचा है वो न्यूमरेटर में, मोल्स ऑफ ER, है ना, मोल्स ऑफ ER न्यूमरेटर में, जो कि कितने हैं लेफ्ट, मोल्स ऑफ ER लेफ्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हाँ इनिशियल मोल्स या मैक्सिमम मोल्स जो हो सकते हैं, इनिशियल मोल्स ऑफ ER, यही होगा ना फ्रैक्शन ऑफ ER लेफ्ट बिहाइंड। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को समझने में, ये फॉर्मूला कैसे लिखा। ये भी शायद अपन ने कॉपी में लिखा है कि फ्रैक्शन ऑफ ER एक्सेस रिएजेंट या परसेंटेज ऑफ एक्सेस रिएजेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये फ्रैक्शन आ गया, अगर इसी में कोई परसेंटेज पूछता तो इसी वैल्यू को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो परसेंटेज आ जाता, है ना। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ 1, तो ये जो रेशियो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना फर्क होता है बस रेशियो और परसेंट में। तो क्या ये फॉर्मूला समझने में किसी को डाउट तो नहीं है। अरे यार ये मिट मिट क्यों रहा है, ये फॉर्मूला समझने में डाउट तो नहीं किसी को, है ना। तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो बस अब तो क्या बचा, कैलकुलेट कर दो। ER के कितने मोल्स बचे हैं फाइनली, W/76 माइनस 2W/71 इंटू 3। तो W/76 माइनस 2W/3 इंटू 71। और इनिशियली ER के कितने मोल्स लिए थे अपन ने, W/76 इनिशियली लिए थे, है ना, W/76। ठीक है, तो बस अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो W W कैंसिल हो जाएगा, है ना। W यहाँ न्यूमरेटर में कॉमन आएगा दोनों टर्म से,
डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा और W कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब ये जो वैल्यू बचेगी इसको सॉल्व कर लेना। इसके सॉल्व करके आंसर आएगा 0.286। ठीक है, और यही अगर अपन को परसेंटेज में बताना हो, परसेंटेज ER लेफ्ट, तो वो इसी वैल्यू को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये आंसर हो जाएगा 28.6%। एक्सेस रिएजेंट जो है वो बच जाएगा बाद में। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। नोट कर लो इसको जल्दी। पहले ये वाला पेज नोट कर लो। फिर ये वाला कर लेना। फिर ये वाला कर लो। तो ये जो इस टाइप के जो भी फॉर्मूलेज होते हैं ना, फ्रैक्शन निकालने वाले या परसेंटेज निकालने वाले, उसमें बस हमें क्या करना होता है कि जिस भी चीज़ को वो निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे वो मोल्स ऑफ एक्सेस रीजेंट लेफ्ट बिहाइंड बोल रहा है, तो जो लेफ्ट बिहाइंड वाला टर्म है वो आ जाता है न्यूमरेटर में, और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना, वो आता है डिनोमिनेटर में। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमको लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, है ना, तभी तो फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब यही यहाँ पर अगर इस तरह से पूछता कि फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, तो उसमें हम यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या ले लेते, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, और डिनोमिनेटर में तो वही आती मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनिशियल मोल्स, है ना, क्योंकि रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, मोल्स जो है वो रिएक्टेंट के कंज्यूम होते जाते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में ही रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? किसी को किसी पार्ट में रिपीट तो नहीं करना? बोलो भाई। चलो ठीक है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर तुम लोग को बताना है। 27 ग्राम 27 ग्राम एल्यूमिनियम is heated with 49 ml of H2SO4, जिसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी, जिसकी दी हुई है कितनी, 2। डेंसिटी नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी है। प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम of hydrogen gas at NTP and percentage of aluminium reacted with H2SO4, है ना, ये है क्वेश्चन। ट्राई करो इसको। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज होती है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। एनटीपी और एसटीपी एक ही चीज होती है ना, जिसको इसमें कंफ्यूजन हो। एनटीपी एंड एसटीपी आर सेम। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सेम ही कंडीशंस होती है। किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्वेश्चन कैसे करना? ठीक है, ट्राई करो। इसमें मेन समस्या तो पहले, सबसे पहले ये है कि इसमें रिएक्शन नहीं दी हुई है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो गया। रिएक्शन पहले पता करनी पड़ेगी अपन को। हाँ बोलो। चंद्रमान तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही यार, दोबारा बोलो एक बार। सर एल्यूमिनियम के 1 मोल का मास कितना होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 AMU। एटॉमिक मासेस याद कर लो भाई, पहले 20 एटम्स के, है ना। यस सर। एटॉमिक मासेस याद है कि नहीं है, एक बार बताओ मेरे को वैसे। सर अभी तो नहीं है वैसे। अच्छा, चलो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ अभी, है ना। मतलब अभी बता दूंगा मैं, ये क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की ट्रिक बता देता हूँ पहले, उससे एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स की तो याद रह जाएगी। अभी तो क्वेश्चन करो फिलहाल। हुआ क्या भाई किसी से? तो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, है ना। काफी टाइम हो गया, मैं तुम लोग को बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लोगे तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे अब जितने भी आएंगे आगे। देखो, क्वेश्चन पहले तो रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप एल्यूमिनियम को गर्म करते हो, है ना, किसके साथ? H2SO4 के साथ, और उसकी वॉल्यूम दी है ना, 49 ml H2SO4 अपन ने लिया है और उसमें इतने ग्राम एल्यूमिनियम मिला दिया और उसको गर्म कर दिया। तो गर्म करने से वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगी जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम और H2SO4 का। तो ये अब पूछ रहा है कि कितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर कंडीशंस बता दी है, एनटीपी कंडीशंस हमने रखी है रिएक्शन के लिए। और फिर ये तो सेकंड पार्ट है, खैर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, है ना। पहले तो हम ये पहला पार्ट निकालने पे ध्यान देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम
एल्यूमिनियम को H2SO4 से रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है इतना पोर्शन रिएक्शन का। अच्छा, एक और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, उसका कुछ आइडिया है क्या किसी को? यस सर, सर एल्यूमिनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला क्या होगा? Al2SO4 नहीं न, Al2SO4 होल थ्राइस। हाँ शाबाश, उसका फॉर्मूला होगा Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। अब देखो यहाँ पर ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 10th में पढ़ी है हमने, है ना। एल्यूमिनियम जो है वो सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और एल्यूमिनियम सल्फेट से जुड़ जाएगा, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, है ना। और ये हमने 10th में भी पढ़ा है, अगर तुम लोग को याद हो तो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें सॉल्ट कौन सा बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, है ना, वो हम निकालते हैं वैलेंसी से। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ठीक है, आई होप ये सब 10th में पढ़ा होगा अपन ने, है ना। वैलेंसी कैसे निकलती है कि ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब ये तो क्या बोलते हैं, ये एनायन है, एनायन भी क्या, ये रेडिकल है ना। तो ये जो एनायंस होते हैं इनके ऊपर चार्ज होता है, जो हमको याद करना होता है। तो सल्फेट के ऊपर चार्ज है 2-, इसका मतलब सल्फेट की वैलेंसी है 2, तो इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं हम। तो जैसे ही हम क्रिस क्रॉस करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा। एल के एल्यूमिनियम के कितने एटम्स लेंगे, 2, और सल्फेट के कितने एनायंस लेंगे हम, 3, है ना। सल्फेट के हम 3 एनायंस लेंगे। अब ये ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है ताकि ये 4 और 3, इसमें हमको कंफ्यूजन ना हो, है ना। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये 4 और 3 अगल बगल में दिखेगा, तो इसलिए उससे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन टफ था, क्योंकि इसमें पहली स्टेप ही टफ है ना। प्रोडक्ट सोचना पहली चीज, फिर दूसरी चीज प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला लिखना, है ना। तो ये चलो पहला स्टेप यहाँ पे खत्म हुआ। अब सेकेंड स्टेप में हमको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। 1 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 1 सल्फेट, यहाँ पे 3 सल्फेट, तो इसको करना पड़ेगा 3, है ना। तो जैसे ही सल्फेट को बैलेंस किया, अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग गड़बड़ा गई, है ना। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसको भी कर दो 3, है ना। तो अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो बस अब कंप्लीटली रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखो क्या क्या दिया है। तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। T=0 पे हमको एल्यूमिनियम दिया है 27 ग्राम, ध्यान से देखना, 27 ग्राम एल्यूमिनियम H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। तो H2SO4 की वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम दी है 49 ml, और रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आइडिया है सबको। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी एक ही चीज होती है, ठीक है। फर्क बस किस चीज का होता है कि डेंसिटी में यूनिट आती है ना, और रिलेटिव डेंसिटी में यूनिट नहीं आती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ अगले पेज पे लिख के बता देता हूँ, अगर ये किसी को नहीं पता हो तो। अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, ध्यान से देखना, x ग्राम पर ml है, तो उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस कितनी होगी, x, है ना। ये सेम उस चीज की तरह है कि अगर किसी एटम का एटॉमिक मास x AMU है, तो उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, x, है ना। ये चीज हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में लिखी है। ठीक है, कि रिलेटिव टर्म जब भी आता है तो उसमें यूनिट गायब हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर है, सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी दी है ना। तो वो वैल्यू दी हुई है हमको, तो इसका मतलब हमको डेंसिटी भी दी हुई है सब्सटेंस की। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हमको रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 2, H2SO4 की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 2, मतलब डेंसिटी कितनी दी हुई है, 2 ग्राम पर ml। ठीक है,
तो अब हमको क्या करना है, हमको देखो क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन को अब आगे पढ़ना चालू करो। ये तो हमने गिवन जो चीजें हैं वो लिख ली। क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हमको यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे सब कुछ 0 0 होगा, है ना। फिर फाइनल टाइम पे कुछ हाइड्रोजन गैस के मोल्स जनरेट हो जाएंगे, तो उसके कारण कुछ वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की जनरेट हो जाएगी। वो पूछ रहा है कि वो वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की कितनी होगी, है ना। ये चीज हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो अब वॉल्यूम कैसे निकल सकता है, वही मोल कंसेप्ट का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, है ना। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब मोलर वॉल्यूम तो 22.4 होती है, तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना है ना, ध्यान देना अभी हम पाथ बना रहे हैं क्वेश्चन का कि सॉल्व कैसे करेंगे। मोलर वॉल्यूम हमको पता है 22.4 लीटर। अगर हमको वॉल्यूम निकालना है हाइड्रोजन का, तो हमें हाइड्रोजन के क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल टाइम पे हाइड्रोजन कितना जनरेट हुआ है मोल्स वाइज, वो हमको निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा, रिएक्टेंट के मोल से, ठीक है। तो बस अब मोल कंसेप्ट लगाना चालू करो। देखो, तो 27 ग्राम, तो अगर हम मोल के टर्म्स में लिखें, इसको यहाँ नीचे से रब कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए अपने पास। तो देखो ये तो हमने लिखा है वेट, है ना। हमको चाहिए क्या, मोल्स। हमको चाहिए मोल्स, T इज इक्वल टू 0 पे मोल्स एट T इज इक्वल टू 0। तो एल्यूमिनियम के कितने होंगे, एल्यूमिनियम का मोल्स होता है उसका मास 27 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम। तो इसके मोल्स तो हो गए 1। H2SO4 के मोल्स, तो उसका H2SO4 का मास नहीं दिया है हमको, है ना। मोल्स हम कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास से, लेकिन H2SO4 का मास तो दिया नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो गया इस पॉइंट पे। अब दिया क्या है, ध्यान से देखो, हमको वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से मास निकाल सकते हैं, है ना। तो जो हमारा मास ऑफ H2SO4 है वो कितना हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना, मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। ये मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, और मास को हमने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो फिर से वही स्टेप आगे कैरी हो जाएगी। देखो, मोल्स एट टी इज इक्वल टू 0 कैलकुलेशन चल रही है, मोल्स एट टी इज इक्वल टू 0, एल्यूमिनियम के मोल्स हैं 1, और H2SO4 के कितने आ रहे हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय मोलर मास। तो डेंसिटी कितनी है, 2 ग्राम पर एम एल, और वॉल्यूम है 49 ml। तो डेंसिटी है 2 ग्राम पर एम एल, और वॉल्यूम है 49 ml, और मोलर मास, तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, जब एटॉमिक मासेस ऐड करोगे तो इसका मोलर मास आएगा 98 98 आता है। 98 ग्राम, ठीक है। तो बस अब ये अपने मोल्स आ गए H2SO4 को, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये ml से ml कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 49 टू 98, 98 ये सब कैंसिल हो गया, कट सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, ठीक है। तो ये इनिशियल मोल्स की वैल्यू आ गई, है ना। ये है हमारे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ H2SO4, और T इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट के मोल्स तो 0 0 होंगे, ठीक है। अब हमको देखना है फाइनल टाइम पे, फाइनल टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो देखो अब हमको स्टोइशियोमेट्री कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 मोल H2SO4 चाहिए होता है ना। 2 के लिए 3 चाहिए होता है, मतलब एक के लिए कितना चाहिए होगा, ये 1.5। लेकिन यहाँ पर एक के लिए कितना दिया है, एक ही दिया है बस, तो इसका मतलब H2SO4 हमको कम दिया है। तो इसका मतलब H2SO4 क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन में, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका मतलब H2SO4 पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जितना भी होता है पूरा खत्म हो जाता है ना। अब अगेन, जब ये 3 खत्म होता है, जब ये 3 खत्म होता है तो ये 2 खत्म होता है ना। तो फिर से वही रिलेशन,
एल्यूमिनियम और H2SO4 में। जब ये 3 खत्म होता है तो ये 2 खत्म होता है, तो जब ये 1 खत्म होगा तो ये कितना खत्म होगा, 2/3। ठीक है, तो ये कितना खत्म हो जाएगा, जब ये 1 खत्म हुआ है तो ये खत्म हो जाएगा 2/3। और पहले से कितना था, ये 1 है ना, पहले से 1 था, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, 1/3, है ना। और देखो वैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो कैलकुलेशन है ये अननेसेसरी था, है ना। अननेसेसरी क्यों, क्योंकि भाई हमको हाइड्रोजन गैस पूछा है पहली स्टेप में, है ना। तो कायदे से तो जैसे ही लिमिटिंग रीजेंट हमको पता चला, हमको डायरेक्ट लिमिटिंग रीजेंट के मोल्स की हेल्प से इसके मोल्स निकालना था, है ना। इसके मोल्स निकालने की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप अपन ने एक्स्ट्रा कर दिया है फिलहाल। ठीक है, ये बात अपन को पकड़ में आना चाहिए। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, गुदागादी मत करो भाई बोर्ड पे। तो देखो, अब हाइड्रोजन का निकालना है हमको, ध्यान से देखना। तो जब ये 3 खत्म होता है तो हाइड्रोजन 3 बनता है ना, मतलब 1:1 का रेशियो है। तो जब ये 1 खत्म होगा तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, 1 मोल। ठीक है, अब हाइड्रोजन 1 मोल बन गया, तो फिर क्या बचा, हमको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, मतलब मोल्स होता है वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, है ना। और हमको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ये टर्म निकालना है। तो बस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मोल्स, मतलब 1 इंटू मोलर वॉल्यूम, वो होता है एनटीपी पे 22.4 लीटर, हमने याद कर रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो गया 22.4 लीटर। ये जाके अपना पहला पार्ट खत्म हुआ है ना। पहला पार्ट क्या था, ये हमारा पहला पार्ट अब खत्म हुआ है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, पहला पार्ट ध्यान नो से देख सर। लो। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, मतलब अपन कह सकते हैं अभी तक अपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो अगर तुमको अगली बार रिवाइज करना हो, जब भी बाद में बोर्ड कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो काफी चीजें एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको। अब आगे वाले पार्ट पे आते हैं, ये तो खैर आसान सा है। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विथ H2SO4। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत एल्यूमिनियम रिएक्ट किया होगा। तो अब हम वैसे भी अगर हम अपना सॉल्यूशन देखें तो ये तो एरर हो गया था अपने लिए, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम पूरा तो रिएक्ट करेगा नहीं, है ना। एल्यूमिनियम पूरा तो रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि एक्सेस रिएजेंट है। अगर पूरा एल्यूमिनियम पूरा रिएक्ट करता तो इस पार्ट का आंसर हम सीधे सीधे बोल देते हैं 100%, है ना। फिर तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब, है ना। मतलब अगर यही क्वेश्चन H2SO4 के लिए पूछता, परसेंटेज ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, तो हम सीधे आंसर बोल देते हैं 100%, क्योंकि H2SO4 पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने ये एल्यूमिनियम के लिए पूछा है तो अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, अब मेरे को लग रहा है ये वाला पार्ट हो जाएगा सबसे, है ना। इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो चीज लिखी होती है वो आती है न्यूमरेटर में, है ना। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मोल्स, इनिशियल मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, भैया परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो बस अब इसमें वैल्यूज डाल दो। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट हुए हैं, 2/3, है ना। 2/3 रिएक्ट हो चुका है एल्यूमिनियम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। और इनिशियल मोल्स कितने थे एल्यूमिनियम के, 1 × 100, है ना। 2/3 मतलब 66.67%। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया सबको। कोई डाउट तो नहीं है यस किसी सर। को। नो सर। ठीक है, नोट कर लो इसको फिर, पहले ये नोट कर लो
फिर ये नोट कर लो, फिर ये नोट कर लो, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो कुछ कुछ चीजें जो अपन क्वेश्चन से भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। जैसे किसी को एटॉमिक मास याद नहीं हो रहा था या उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो क्वेश्चन में वैल्यू देखो, वैल्यू देखा करो, है ना, वैल्यू किस टाइप की दी है। तो वैल्यू जैसे जैसे 27 ग्राम दी है, तो उससे अपन को स्ट्राइक ये करना चाहिए कि जो इसका एटॉमिक मास होगा वो 27 या 27 के मल्टीपल में हो सकता है ना। इस तरह अपन को क्वेश्चन पढ़ के भी कई बार हिंट मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जो वैल्यूज है वो इस तरह से दी रहती है ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी रहे, है ना। तो यहाँ पर हम इससे हमको अंदाजा लगता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 के मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है। और जैसे अब यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये मास है, तो जब हमको H2SO4 का मोल्स निकालना था तो इसके लिए भी हमको H2SO4 का मास निकालना पड़ेगा, है ना। बिना मास के मोल्स निकालना तो संभव नहीं है। तो मास निकालने के लिए ध्यान देना, मतलब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता तो फिर उसमें जुगाड़ कैसे की जाती है। देखो, हमको ये तो समझ में आ गया कि भाई मोल्स निकालना ही पड़ेगा H2SO4 का, उसके लिए उसका मास निकालना पड़ेगा। अब H2SO4 का मास निकालने के लिए क्वेश्चन में देखो डाटा क्या क्या दिया है। एक तो दिया है हमको वॉल्यूम, है ना, और दूसरा टर्म दिया है हमको रिलेटिव डेंसिटी। तो अब हमको ये हमको थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए या हमको इतना दिमाग अपना चलाना चाहिए कि भाई अगर मास हमको निकालना है तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एक ही तरीके से निकल सकता है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम दी है ml में, तो इसका मतलब ये जो डेंसिटी है ये निश्चित तौर पे ग्राम पर ml में होगी, ठीक है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी को ये नहीं भी पता कि रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वो इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में दिमाग लगा सकता है अगर चालाक वो है तो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन अगर होगा तो उसके लिए कुछ कुछ टूल्स जरूरी होते हैं, है ना, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो बस हमको वो बातें पकड़नी होती है कि कौन से टूल जरूरी है। जैसे मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जरूरी है ना, तो वॉल्यूम दी है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये निश्चित तौर पर डेंसिटी ही होगा, है ना, और इसकी यूनिट ग्राम पर एमएल ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कई बार अगर हम क्वेश्चन में फंस रहे हैं सीधी डायरेक्शन से, तो हम उल्टे डायरेक्शन से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार हमें करना पड़ सकता है टफ क्वेश्चन में, इसलिए इस बात पे ध्यान देना। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन। यस सर। तो अच्छा मेरे को ये बताओ कितने लोगों को एटॉमिक मासेस याद करने में दिक्कत है, तो मैं उसको जो पहले के 20 एटम्स हैं उनकी ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की। सर याद हो जाते हैं फिर से भूल जाते हैं, मतलब कभी कभी अच्छा ज्यादा अच्छा, यूज नहीं करते हैं उन्हें तो। चलो ठीक है, इसको देखो चाहो तो इसमें मतलब मैं बता देता हूँ मैंने कैसे याद कर रखा है, फिर तुम देख लेना, अगर ऐसे याद रखना हो तो ऐसे रख लेना। देखो, एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर और नहीं, इसको अपन ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक सेकेंड, अपन बना लेते हैं एक तो सिंबल और एटॉमिक नंबर, हाँ, सिंबल। एटॉमिक नंबर याद करने में कोई समस्या है क्या किसी को? अब मैं पूरा ही बता देता हूँ यार, चलो बता रहा हूँ तो, है ना, 5 मिनट लगेगा, अपन पूरा ही देख लेते हैं, सिंबल और एटॉमिक नंबर। तो देखो, हाइड्रोजन हाई हील्स लिए बिना, हाइड्रोजन लिए बिना भी कल नानी
और फूफा जी नाचेंगे। हाँ, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, लो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। और यहाँ पे क्या आता है यार? पी एस, सल्फर तो नीचे आता है। ना मांग अल्लाह से, यहाँ पर क्या आता था? 14वें नंबर पे क्या आता है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। हाँ, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू। ये उल्टा लिख दिया मैंने। काजू केक, पोटेशियम कैल्शियम, है ना? इसका मैं लिख देता हूँ कि ये कैसे याद रखा गया है। हाई हील्स, हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूफा जी इसको थोड़ा वैसे याद रखा है, नाचेंगे, है ना? फिर ना मांग, एमजी मतलब मांग, एमजी मतलब मांग, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, सीएल मतलब कोला, कोको कोला होता है ना, कोला, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, है ना? इस तरह से याद रख सकते हो अगर किसी को याद रखने में समस्या हो तो, है ना? 3-4 बार ये लाइन को दोहराओगे, अगले 2-3 दिन तक तो याद हो जाएगा। ठीक है? इसके किसी वर्ड में कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ। नो समझ में तो सर। आ रहा है ना? मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। तो बस अब ये इसी सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर है ना, 1 2 3 4, ये ऐसे, ये यहाँ 10 तक है, और फिर ये हो जाएगा अपना अगले 10, है ना, 11 से लेकर 20 तक। ठीक है? तो ये अगर 2 लाइन याद कर लोगे तो तुम्हें रफली एटॉमिक नंबर सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद एटॉमिक मास याद करने के लिए, मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है कि दो चीजें होती है, एटॉमिक मास की दो वैल्यूज पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर इवन है कि ऑड है। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास की क्या वैल्यू होगी, या फिर एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मास की क्या वैल्यू होगी। ठीक है? तो ध्यान देना, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो इसका मतलब एटॉमिक मास भी इवन होगा, है ना? मैंने ऐसे याद कर रखा है, एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मास भी इवन होगा, है ना? इवन का मतलब क्या? 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है? 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ये जो वैल्यू आएगी ये एक इवन नंबर होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्योंकि जो भी वैल्यू आई है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इवन नंबर होगा, है ना? एटॉमिक मास जो आएगा वो एक इवन नंबर होगा। और अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास भी ऑड होगा, है ना? 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो ये 2 इंटू एटॉमिक नंबर तो एक इवन नंबर हो गया, है ना? और एक इवन नंबर में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो अब जो आंसर आएगा वो एक ऑड नंबर हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? सिंपल मैथमेटिक्स है ना? इसमें किसी को डाउट हो तो सर बताओ, मगर वैल्यूज लेके क्लोरीन समझाता में। हूँ। हाँ हाँ, मैं वही आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। ये फॉर्मूला है विथ एक्सेप्शंस, है ना? अब इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है? तो एक्सेप्शंस को मैंने ऐसे याद कर रखा है, तो जैसे ये एटॉमिक नंबर ऑड, तो इसमें HNCl, है ना? यहाँ इनमें एक्सेप्शंस आता है ना, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, हंकल, है ना? हंकल, हन न कल,
ठीक है, अंकल या हकलाता हुआ अंकल, इस तरह से तुम याद रख सकते हो। तो इसमें इसकी वैल्यूज याद कर लो, है ना, जो एक्सेप्शन है उनकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, अब तो ये इसमें एक्सेप्शंस हो गया है ना। ये जो 3 एटम है, ये वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, लेकिन वो इस रूल को फॉलो नहीं करते, है ना, इसलिए हमने उनको एक्सेप्शंस के अंतर्गत लिखा है। ठीक है, ये तो याद कर सकते हो इतना तो, है ना। फिर इसके एक्सेप्शंस देख लो। इसके एक्सेप्शंस मैंने कैसे याद कर रखे हैं, आर्गन और बेरिलियम, है ना। अरबी, अरबी की सब्जी होती है जो हम सभी ने खाई हुई है कभी ना कभी, है ना। अरबी भाषा भी होती है वैसे। तो इसका अरबी में आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 40, और बेरिलियम का कितना होता है 9। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमको मेन लोड रहता है, जो मेन लोड रहता है वो इन वैल्यूज को याद करने का रहता है बस, इसके बाद। ठीक है, अब ये वैल्यूज, इनके अलावा ये एक्सेप्शंस हैं, इनके अलावा सारे किसी भी एटम का एटॉमिक मास हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चाहो तो 2 मिनट निकाल के देख लो, है ना। जैसे सोडियम लेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा ऑड 11, तो ये एटॉमिक मास आ जाएगा 23। कोई इवन वाला ले लो, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, इवन है, तो एटॉमिक मास 16, है ना, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 16। कोई समस्या? सर ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड है ना? हाँ बेशक। यस सर। हाँ लिख देता हूँ इसके ऊपर, है ना, वैलिड 10, वैलिड, वैलिड फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, वैलिड फॉर फर्स्ट 20 एटम्स। ठीक है, अभी तो अपना काम पहले के 20 एटम से ही चल जाता है ना। जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो अगले 10 एटम्स हम याद कर लेंगे, वो उस टाइम वो उस चैप्टर में हो जाएंगे, है ना। वो तो अभी बहुत दूर है, 12th में आएगा। तो इतना तो याद रह जाएगा ना, ये दो चीजें हैं ना। एक तो ये, अगर किसी को एटॉमिक नंबर याद रखने में समस्या हो तो ये टेबल लिख लेना, ठीक है। फिर ये चार्ट लिख लेना, ठीक है। और लॉजिकल है एकदम, है ना, लॉजिक से याद रखना। एटॉमिक नंबर इवन तो एटॉमिक मास भी इवन आना चाहिए, तो इसमें हम +1 ऐड नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑड तो एटॉमिक मास भी ऑड आना चाहिए, तो इसमें हम +1 करेंगे। ठीक है, तो आई होप अब ये एटॉमिक मासेस तुम लोगों से निकल जाया करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज 2-3 बार दोहरा लेना तो याद हो जाएंगी। तो अब आए वापस मुद्दे पे। यस सर। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और लिखो। लो, थोड़े अपन अभी आज टफ टफ क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना। लिमिटिंग रीजन क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए हम थोड़े इसके ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे खून में। ऑक्सीजन, equal weights of carbon and oxygen are heated in a closed vessel, producing carbon monoxide and carbon dioxide in a 1:1 mole ratio. Full stop. Find which component is limiting and which component is left, and what is its percentage
out of total weight taken. इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हो रहा है क्या किसी से? यस सर। ठीक है, आंसर बताओ जैसे ही हो जाए। सर आप ही बता दीजिए। नहीं हो रहा? देखो, किसी और से कुछ बन रहा है क्या इसमें? चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल, है ना। एक बंद, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक बंद वेसल में ऐसे हमने कुछ तो कार्बन लिया होगा, है ना, और कुछ ऑक्सीजन गैस इसमें भर दी होगी, है ना। ऐसे वेसल बंद है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद नए प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं क्या? एक तो CO गैस और CO2 गैस। और वो भी किस रेशियो में जनरेट हो रहे हैं वो भी उन्होंने बता दिया है कि 1:1 मोल रेशियो में जनरेट हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि विच कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, विच कंपोनेंट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज इट्स परसेंटेज आउट। तो बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, एक एक करके फोकस करते हैं हम। पहले हम निकाल ले कि फोकस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए वही बेसिक सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले तो आप लिखो क्या, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो दी नहीं है क्वेश्चन में।
तो केमिकल रिएक्शन हमको लिखना पड़ेगा या हमको केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा? कार्बन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ध्यान देना, और क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इतना पढ़ के समझ में आ रहा है क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो CO और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है। अब ये तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली। सेकेंड स्टेप है इस इक्वेशन को बैलेंस करना, है ना? तो अब बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करना, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, है ना? देखो कैसे। जब हम लेफ्ट साइड में 1 कार्बन है, इस साइड 2 है, तो जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको यहाँ पे 3/2 लगा देंगे, तो ये 3 ऑक्सीजन हो गया। हाँ मतलब बैलेंस हो गई, बैलेंस करना तो आसानी है। ये 2 कार्बन इधर, कार्बन बैलेंस हो गए, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हमने इस तरह से लगा दिए। ठीक है। तो अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना? अगर ये जैसे 3/2 हटाना चाहते हो तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये 2 जो है डिनोमिनेटर का वो खत्म हो जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो नई इक्वेशन जनरेट होगी 4C प्लस 3O2 गिव्स 2CO प्लस 2CO2। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बैलेंस कैसे किया है? नो सर। तो बस अब तो क्या बचा, देखो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि जब ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं CO और CO2, तो ये 1:1 के मोल रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना? तो वो तो देख के भी समझ में आ रहा है। देखो 2:2 का रेशियो है प्रोडक्ट्स में, है ना? 2:2 का प्रोडक्ट्स में रेशियो है, मतलब 1:1 का रेशियो है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू नहीं भी दी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1:1 का मोल रेशियो तो वो वैसे भी रिएक्शन को बैलेंस करके आ ही रहा है। ठीक है। अब तो इसमें पूछा इक्वल वेट्स लिया है, इक्वल वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये तो उसी तरह का क्वेश्चन हो गया आज जो हमने देखा था, एक डब्लू ग्राम वाला। ये देखो डब्लू ग्राम, इसमें वेट रेशियो लिया था क्या 1:2 का, है ना? तो हमने एक का वेट डब्लू ग्राम माना था, तो दूसरे का वेट 2 डब्लू ग्राम आ गया था। अब यहाँ वहां इस क्वेश्चन में वेट रेशियो 1:2 था, इस क्वेश्चन में वेट रेशियो कितना है? 1:1। इक्वल वेट्स ना, इक्वल वेट्स का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन में रेशियो क्या है दोनों का? वेट रेशियो क्या है? 1:1। तो उसी के जैसा क्वेश्चन हो गया अभी ये, सेम, है ना? T=0 पे अगर इसके डब्लू ग्राम मानोगे तो इसका भी हम डब्लू ग्राम मानेंगे, तो इसके मोल्स निकाल लेना। T=0 पे मोल्स क्या जाएंगे? मास बाय मोलर मास, है ना? मास बाय मोलर मास। अब ये मोल्स आ गए। अब फिर से वही, अब इसके आगे तो अब खुद कैलकुलेट करो यार, है ना? इसके आगे तो तुम्हें खुद कैलकुलेट करना चाहिए। सेम इसी के जैसा है, फ्रैक्शन निकालो, जैसा इसमें निकाला था हमने। फ्रैक्शन देखो किसकी वैल्यू लीस्ट है, वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। तो अब सब लोग इसके आगे खुद करें और मुझे आंसर प्राइवेटली मैसेज करें जल्दी, विद इन 2 मिनट्स। और जिसको ये जो भी स्टेप पे अटके, वो पिछला क्वेश्चन पलट के देख लेना कॉपी में, है ना? अगर अटक जाओ तो। लिमिटिंग रीजन कौन सा है भैया, जल्दी
टेक्स्ट करो। हाँ अंकुर, तुम्हारा आंसर मैंने देख लिया है। और बाकी लोग भी निकालो जल्दी। अंकुर बता रहा है ऑटो लिमिटिंग रीजेंट आ रहा है, बाकी लोग का भी आ रहा है क्या? अब तो पूरा क्वेश्चन खत्म कर दो अंकुर। कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा, और व्हाट इज इट्स परसेंटेज आउट ऑफ टोटल वेट टेकर, है ना? तीनों वैल्यूज बता दो सॉल्व करके। हाँ सही है चंद्रभान। जल्दी आंसर बताओ भाई, और भी क्वेश्चन करना है हमें, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। हाँ कितना परसेंटेज बताओ, परसेंटेज। 50% लेफ्ट। सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, है ना? हमको लिमिटिंग रीजन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकाल लो, है ना? फ्रैक्शन ऑफ कार्बन कितना होगा? फ्रैक्शन ऑफ कार्बन होगा कार्बन के मोल्स डिवाइडेड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब W/12/2, मतलब W/24। और फ्रैक्शन ऑफ दूसरा रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन, तो उसके मोल्स W/32 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 3/2, नहीं 3। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम ये वाला ले रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे 4 आएगा, है ना? तो 12 4 जा 48 हो जाएगा ये। और ये यहाँ पे कितना आएगा? 3। ये वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा W/96। तो अब देख लो, अपन को कम वाला फ्रैक्शन चाहिए, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो फ्रैक्शन कम। तो ऑक्सीजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? कार्बन हो गया एक्सेस रिएजेंट। उल्टा कर दिया क्या मैंने? हमको कम वाला फ्रैक्शन चाहिए, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो फ्रैक्शन कम होगा, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग होगा और कार्बन एक्सेस आएगा। हाँ तो कार्बन बच जाएगा, ठीक है सही है। कार्बन विल बी लेफ्ट। हाँ, कार्बन इज एक्सेस रिएजेंट, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, विच कंपोनेंट इज लेफ्ट? तो कार्बन बच जाएगा। और कितना बचेगा? व्हाट इज इट्स परसेंटेज आउट ऑफ टोटल वेट, तो वो हम निकाल लेते हैं, है ना? परसेंटेज ऑफ कार्बन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट बाय मोल्स ऑफ कार्बन इनिशियल इंटू 100, है ना? कार्बन के कितने मोल्स बचे हैं? तो देखो ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना? ये पूरा खत्म हो जाएगा W/32। और जब ये एक खत्म होता है तो ये कितना खत्म होता है? 4/3, है ना? तो -4/3 ऑफ W/32। ठीक है, ऐसे ही करेंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट आउट अमाउंट है ना, W/12 माइनस 4W/3 इंटू 32। तो W/12 माइनस 4W/3 इंटू 32 है ना, 4 8 जा 32 और 8 3 जा 24। एक मिनट, ये तो मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट है, इनिशियल मोल्स ऑफ कार्बन कितने थे, W/12 इंटू 100 है ना। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, W/12 माइनस W/24 कितना आएगा, W/24 और डिनोमिनेटर में है W/12। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर आधा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर कितना आएगा, 50%, है ना। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन ना। यस सर। अब और इसमें और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वो डालो, परसेंटेज यील्ड हमने लिख लिया था ना चंद्रभान। हाँ सर, लिख लिया था। हाँ, तो फिर क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड पर है। क्वेश्चन है व्हेन 3.9 ग्राम AlOH3 AlOH3 है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज reacted with excess of HCl 6.5 gram AlCl3 is formed. Determine the percentage yield of the product. एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 27। आया क्या आंसर? सर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही। इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। अच्छा चलो सर ठीक आप है, करके बता हाँ मैं बताता हूँ, इक्वेशन देखो बता दीजिए। व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैं बता देता हूँ सॉल्व कैसे करना है ना, पूरा एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाल रहा, बाद में सॉल्व कर लेना क्योंकि टाइम कम बचा है। व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद HCl, क्वेश्चन कह रहा है कि AlCl3 इज फॉर्म्ड, ठीक है, और डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है प्रोडक्ट का कि कितना परसेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या एक तरह से ये समझ लो परसेंटेज एफिशिएंसी पूछ रहा है ना। तो वही बात है कि प्रोडक्ट अभी कितना फॉर्म हो रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो सकता था, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, पहले तो हमको पूरी रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये एक एसिड बेस रिएक्शन है ना, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर। ठीक है,
तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमको कि ये वाटर बनेगा। अब हमको कंप्लीट रिएक्शन पता हो गई, इसको करना है बैलेंस। एक एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन को देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना, तो इसको तो कर दो 3 HCl। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको कर दो 3। अब हाइड्रोजन चेक करो, 6 3 और 3 6, बैलेंस हो गई रिएक्शन पूरी। क्यों यस सर। क्लियर हो गया ये? हाँ सर वो। तो बस हाँ अब तो क्या बचा इसमें, अब क्वेश्चन ने देखो दे दिया है कि एक्सेस में कौन है, HCl है ना, एक्सेस यस में सर। HCl है, इसका मतलब HCl क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट रिएजेंट। कौन होगा, AlOH3 AlOH। है ना। तो डायरेक्ट अपन को पता चल गया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है। तो बस अब इसमें क्या करना है हमको, हमको इसका वेट दिया हुआ है T=0 पे 3.9 ग्राम है ना, तो इससे इसके मोल्स निकाल लेना इनिशियली कितने होंगे, ठीक है। अब यस सर। इसके मोल्स के हिसाब से हमको निकालना क्या है, AlCl3 का परसेंटेज यील्ड निकालना है ना। तो देखो इसके मोल्स के हिसाब से इसके मोल्स आएंगे AlCl3 के, है ना। इसका जब 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल बनता है। तो जैसे मान लो तुम्हारे सॉल्व के x मोल्स आए इसके इनिशियली, तो हम क्या बोलेंगे कि AlCl3 के कितने मोल्स हैं, x, उससे AlCl3 का मास आ जाएगा W ग्राम, ठीक है। यस सर। तो ये तो W ग्राम तो क्या है, ये तो थ्योरिटिकल है, मतलब एक्चुअल में इतना आना चाहिए था, मतलब एक्चुअल में नहीं, थ्योरिटिकली तो इतना आना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में मास कितना आ रहा है, 6.5। 6.5 ग्राम। तो ये वाला जो वजन है ये कम आ रहा होगा, है ना, तभी क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड की बात कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या हो जाएगा कि जो कम वाला मास है वो क्या है, जो असल में आ रहा है एक्चुअल में 6.5 ग्राम, और कायदे से मास हमारा कितना आना चाहिए था, W ग्राम, ठीक है, यस सर। इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। आ गया समझ में क्या क्वेश्चन, यस सर। है ना, सॉल्व कर लेना फिर इसको। यस सर। तो इसका मैं आंसर तुम्हें बता देता हूँ, मतलब कि मैं W की वैल्यू बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके देख लेना, मैच नहीं हो तो बता देना। W की वैल्यू जो है वो सॉल्व होके आती है 6.675 ग्राम, ठीक है। यस सर। तो ठीक है फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क तो फिर अभी भी नहीं हो पाएगा कुछ, है ना, क्योंकि अपन ने POC अभी चालू नहीं किया है। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इतने इतने नोट्स को ध्यान से कर लेना और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार दोबारा कर लेना, जितने क्वेश्चंस अभी तक अपन ने कॉपी में किए हैं, ताकि लिमिटिंग एजेंट अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय टिल देन।